नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 4 फरवरी का दिन विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन स्वास्थ्य विभाग के एनसीडी यानी जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से अवेयरनेस के लिए, उनसे बचाव के लिए और उसके उपचार के लिए क्या क्या कुछ करना चाहिए उसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है श्रीगंगानगर स्वास्थ्य विभाग की एनसीडी जिला प्रोग्राम अधिकारी डॉक्टर श्रीमती सोनिया चुग जी और साथ ही जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सरदार अर्शदीप सिंह जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एनसीडी का पूरा मतलब क्या है? एनसीडी का पूरा मतलब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। नॉन कम्युनिकेबल, गैर संचारी जिसे हम कहते हैं, वो बीमारियां जो एक से दूसरे में फैलती नहीं हैं। जैसे कि आजकल हम सबको पता है कि गैर संचारी बीमारियां इतना बड़ा पोर्शन हो गया है बीमारियों का। एक समय होता था जब संचारी बीमारियां ज़्यादा होती थी जो एक से दूसरे में फैलती थी, पर अब जो है वो सिनेरियो चेंज हो गया। अब गैर संचारी बीमारियां हमारा मोर्टेलिटी का, डेथ का 60% रहती हैं, जैसे कि जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, किडनी रोग, अस्थमा, ये सब गैर संचारी में आते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने शामिल किया हुआ है उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर जैसी बीमारियां हैं। इसके अलावा ऐसी कौन सी बीमारियां, जैसे अभी आपने बताया, जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, गैर संचारी जिसको कहते हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आप बताना चाहेंगी? जैसे कि ये तो हमारे प्रोग्राम में हम इसका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और भी हमारे जैसे लिवर डिजीज़ भी रहती है, किडनी की प्रॉब्लम जो होती है वो भी, किडनी डिजीज़ भी रहती हैं, अस्थमा, सांस की बीमारियां भी बहुत सारी तो कम्युनिकेबल होती हैं, जैसे टीबी हो गया, पर ये अस्थमा जैसे हो गया, एलर्जी हो गया, ये नॉन कम्युनिकेबल में आती हैं। ओके मैम, दूसरा सवाल आपसे ही, आप एनसीडी विभाग के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अधिकारी डीपीओ हैं, इस विभाग के बारे में आज हमें मुख्य रूप से आप क्या जानकारी देना चाहेंगी? क्योंकि अभी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है, तो उसके लिए आप थोड़ा जानकारी दें। इसमें जैसे हमारा क्या रहता है कि 30 साल से ऊपर जो भी हैं उनका साल में एक बार स्क्रीनिंग करके, हेल्दी लोग जो हैं जिनमें अभी लक्षण नहीं आए हैं बीमारियों के, उनको समय रहते हमने उनका साल में एक बार बीपी, शुगर और कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करके प्रारंभिक अवस्था में लक्षण आने से पहले ऐसे लोगों को ढूंढना। और महिलाओं में होने वाले जो कैंसर हैं उनका मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं? इसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। जैसे हमारे कार्यक्रम में हमने ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, 2 कैंसर हैं जो महिलाओं के से संबंधित हैं, उनमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। जैसे जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका रहता है अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज, जल्दी पीरियड का शुरू होना, माहवारी का शुरू होना और लेट माहवारी का बंद होना, या जैसे शादी ना होना, शादी हो जाए तो लेट उम्र में शादी होना, या बच्चे ना होना, बच्चे हो जाए तो स्तनपान ना कराना, ये सब रिस्क फैक्टर रहते हैं। और जो दूसरा कैंसर है सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर, उसमें मुख्य एक बहुत बड़ा कारण रहता है, वो एक इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, जो फीमेल में मेल पार्टनर से आता है, तो वो एक बड़ा कारण रहता है। तो उनमें जब मेल पार्टनर से एक्सपोजर होता है तो उनमें वो खतरा बढ़ जाता है। तो महिलाएं, अगर कैंसर की बात करें तो महिलाएं अपने स्तर पर कैसे पता लगा पाएंगी उसका? अगर वो अपने लेवल पे बताएं, आप स्क्रीनिंग भी करते हैं उनकी, तो उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें। इसमें जैसे ये जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें अगर महिलाएं 30 के बाद हर महीने अपना एक स्वयं परीक्षण या सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन बोलते हैं, अगर वो सभी महिलाएं 30 की उम्र के बाद अपना हर महीने एक स्वयं परीक्षण करें तो वो प्रारंभिक अवस्था में ही अगर कोई गांठ है तो उसका पता लगा सकती हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए आपका विभाग या आपकी टीम वो क्या कुछ
प्रोग्राम वगैरह करते हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं आप। जैसे मैं अभी देखने में आया कि आपने टाइम टू टाइम कुछ समय समय पर वर्कशॉप भी करते हैं आप, और आंगनबाड़ी की जो महिलाएं शायद आपके साथ जुड़ी हुई हैं तो उनको भी आप ट्रेन करते हैं, जानकारी देते हैं, ताकि वो डोर टू डोर जाकर महिलाओं को या 30 साल से उम्र के जो भी लोग हैं, जो भी डिसीज अभी आपने बताई उनके बारे में अवेयर करने के लिए। तो आप थोड़ा और विस्तार से इस बारे में जानकारी दें। इसमें जैसे हमारा आशाएं और एएनएम है, उनका प्रशिक्षण रहता है। हम उनका 3 दिवसीय एएनएम का और 5 दिन का आशा का प्रशिक्षण लेते हैं। वो हमारा यही आवासीय प्रशिक्षण होता है। उसमें हम उनको बुला के यही सारा जो हमारे आयुष्मान भारत के तहत हमारे स्वास्थ्य कल्याण केंद्र में प्रवर्तित हुए हमारे सेंटर, उनमें प्रशिक्षण देते हैं कि वो वहाँ जाके 30 से ऊपर जो भी हैं उनका एक जाके वो एक फैमिली फोल्डर तैयार करती है आशा, और एक CBAC भरती है। उसमें उसका पूरा रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन होता है। उसमें कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल दोनों का वो एक रिस्क फैक्टर का इवैल्यूएशन करती है, और उसमें उनका बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, उनका एक स्कोर तैयार किया जाता है कि जिसका भी स्कोर 4 से ऊपर है तो वो इन गैर संचारी बीमारियों का खतरा उनमें होने का ज़्यादा है। तो उनका प्रायोरिटी बेसिस पे एएनएम स्क्रीनिंग करती है। महिलाओं में जो कैंसर होता है उसमें कौन कौन से कैंसर आपके प्रोग्राम में आते हैं, उसमें हमारे और इनकी स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी से। स्तन कैंसर और गर्भाशय के मुख का कैंसर, ये 2 मुख्य कैंसर हैं जो हमारे इसमें स्क्रीनिंग में आते हैं। तो स्तन कैंसर का तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से किया जाता है, वो महिला खुद भी कर सकती है, और हमारी कोई स्वास्थ्यकर्ता या हमारे डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर भी उनका एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके इसका पता लगा सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ही अगर कोई गांठ है तो वो पहली या दूसरी स्टेज में ही पकड़ में आ जाती है। तो उसको बहुत सारे जो कीमो रेडियोथेरेपी या वो बहुत उसका ट्रीटमेंट शॉर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ये जो सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुख का कैंसर है, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से एक स्क्रीनिंग की जाती है जिसको बोलते हैं विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। गर्भाशय के मुख पे एसिड डाल के उस पर अगर कोई रंग में बदलाव आता है, गुलाबी से सफ़ेद चकत्ते हो जाते हैं, तो उसको वो संभावित मान के उसको फिर हायर सेंटर पे रेफर करके फर्दर डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है। जी मैम, तो अभी बहुत सी जानकारी कैंसर के बारे में डॉक्टर सोनिया चुग एनसीडी की जिला प्रोग्राम अधिकारी हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से जानकारी दी है। बहुत ही फायदेमंद मैं समझता हूँ कि ये चीज़ साबित होगी, ख़ास तौर पे जो कैंसर के पेशेंट हैं या जिनको इसके बचाव के लिए बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एनसीडी के सरदार अर्शदीप सिंह जी बराड़। आपसे सर जानना चाहेंगे कि राजस्थान सरकार की तरफ से श्रीगंगानगर जिले में महिलाओं को कैंसर के लिए क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, थोड़ा उसके बारे में भी विस्तार से बताएं। सर, राजस्थान सरकार के द्वारा इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कैंसर केयर यूनिट चलाई जा रही है सर। ओके, ठीक है। ठीक है, वहाँ फर्स्ट टाइम जो भी है बीकानेर से ट्रीटमेंट शुरू होता है, लेकिन उसके बाद जो भी कीमोथेरेपी वगैरह गंगानगर से ही इसकी शुरू होगी है, यानी कि उसको वापस बीकानेर नहीं जाना पड़ता। और अराउंड 430 के करीब यहाँ कीमोथेरेपी चल रही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो कैंसर केयर प्रोग्राम में वो चल रही है। उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा एक नया घोषणा की गई थी कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम। जी, वो कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ साथ 5 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को साथ भी टाई अप किया गया है जी, और आने वाले टाइम में वहाँ पे भी ये कैंसर के उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेंगी। तो श्रीगंगानगर में अभी जैसे आपने बताया 5 और सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे कीमो की सुविधा है। हाँ जी, तो थोड़ा बताएं कि कौन कौन से हॉस्पिटल हैं अपने यहाँ पे। उनमें से एक गंगानगर जिले की अगर अपने बात करें, गंगानगर जिले में अभी जो हॉस्पिटल, एक तो ओम साई हॉस्पिटल से उन्होंने अप्लाई किया है, एक जनसेवा हॉस्पिटल से अप्लाई हुआ है, एक इनका 2 पेड़ीवाल नर्सिंग होम से हुआ है, और मैक्स हॉस्पिटल से इनका टाइप हुआ है। ओके, ये 5 हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा जो इस कैंसर से अब यहाँ भी सुविधा शुरू हो जाएगी यहाँ पे। बहुत ही अच्छी बात है ये। तो एक बार पुनः आपको मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने ये जानकारी दी मैम, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, आपने कीमती समय हमें दिया।